नमस्कार साथियों, मैं रवि पटेल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और जो भी काम कर रहे होंगे बहुत ही ईमानदारी पूर्वक अपना काम कर रहे होंगे। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे होंगे या जो भी काम कर रहे हो बहुत ईमानदारी पूर्वक अपना काम कर रहे होंगे। हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ है। अब इस संघीय ढांचा होता क्या है, प्रॉपर 1 to 1 बात करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि जो जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस राज्यपाल, दोनों में जो टसल चल रही है, जहां पर बीजेपी की राज्य सरकार नहीं है, वहां पर राज्यपाल और उस सरकार के बीच जो लड़ाइयां देखने को मिल रही हैं। जब कोई बिल लाया जाता है सरकार के द्वारा तो राज्यपाल उसे अनलिमिटेड समय के लिए, असीमित समय के लिए अपने पास रख लेता है। वह चाहे फिर तमिलनाडु का मामला हो, चाहे फिर दिल्ली उपराज्य का मामला हो, मतलब कह सकते हो कि ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी की राज्य सरकार नहीं है, वहां पर ऐसे मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है भाई? अगर ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? ठीक है, तो हम इसी पे बात करेंगे। और क्या ये कहीं न कहीं जो भारत का एक संघीय ढांचा है, क्योंकि भारत जो है राज्यों का राज्य है। भारत सभी राज्यों को मिलाकर भारत का निर्माण होता है। भारत राज्यों का राज्य है। तो क्या ये कहीं न कहीं एक जो संघीय ढांचा है, उसे कमजोर करने का काम किया जा रहा है? ये एक मूलतः प्रश्न बनता है। और जब ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है, क्या राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम करती है? वैसे तो राज्यपाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अलग-अलग तरीके से अपने बयान दिए हैं। यहां तक कि पपेट बोल दिया है, ये केंद्र का पपेट होता है। क्योंकि जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, जिसका नाम सरकार रिकमेंड करती है, उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, उसे नॉमिनेट करता है, नामित करता है। क्लियर? तो लगातार 2-3 साल से ये मुद्दे लगातार सुर्खियों में बने हैं, मगर हाल ही में 11 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट का अपना वर्डिक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया इस पर। मामले की सुनवाई लगातार चल रही थी और जब मामले की सुनवाई लगातार चल रही थी तो यह मामला कंटिन्यू चल रहा था। निर्णय 11 अप्रैल 2025 को आता है और उसमें एक प्रॉपर, क्योंकि जो आर्टिकल 200 है, अनुच्छेद 200, जिसमें राज्यपाल को एक पावर दी गई है कि भाई देखो क्या होता है, 3 प्रकार से राज्यपाल बिल अपने, उसे एक प्रकार से पावर दी गई है। ये तो राज्यपाल उस बिल को, विधेयक को पारित कर दे, या पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, या उस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास भेज दे। मगर ये मामला लगातार, चाहे आर्यन रवि की बात किया जाए, दिल्ली के उपराज्यपाल की बात किया जाए, जो भी बिल लाए जाते थे सरकार के द्वारा, उन बिलों पर राज्यपाल ऐसे कुंडली मारकर बैठता था जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। और कह सकते हो कि जो आर्टिकल 200 है, उसमें कहा गया है राज्यपाल या राज्यपाल की जो पावर है, आई सुन एज, मतलब इसमें इसकी व्याख्या नहीं की गई थी, उसमें केवल जल्द से जल्द डाल दिया गया था। अब जल्द से जल्द का क्या मतलब है? 2 महीने, 3 महीने? क्लियर? 2 महीने या 3 महीने तो बिल पारित होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हो रहा था।
लगभग 10 बिल तमिलनाडु के सरकार के द्वारा विधेयक विधानसभा में लाए गए, किंतु राज्यपाल महोदय ने उन बिलों पर ऐसे कुंडली मारकर बैठा, उन पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं आया, ना तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजे और ना तो उन बिलों पर अपनी सहमति दी। सॉरी, वहां की राज्यपाल ने वहां की सरकार ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में लगातार इसकी सुनवाई चल रही थी और सुनवाई 11 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है और सुप्रीम कोर्ट ने एज सून एज जो उसमें मेंशन किया था उसमें एक प्रकार से परिभाषित करने का काम किया है। उन्होंने कहा एज सून एज का मतलब 2 से 3 महीने, अर्थात 3 महीने के अंदर यदि आपको बिल पारित करना होगा या पुनर्विचार के लिए वापस करना होगा या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजना होगा। आप 3 महीने से ज्यादा इस बिल को अपने पास नहीं रख सकते हैं। यह है डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में लिया गया निर्णय। अब इसमें एक प्रश्न और बहुत बड़ा उठता है, क्योंकि जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका। अब तीनों के सेपरेशन ऑफ पावर, तीनों को अलग अलग अपने संविधान में, भारत के संविधान में अलग अलग तरीके से शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो तीनों को शक्तियां प्रदान की गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, विधायिका काम, जो लेजिस्लेचर होता है, जो लेजिस्लेचर होता है, विधायिका होती है, उसका काम है कि क्योंकि वो सरकार के द्वारा चुन की जाती है, तो उसका काम होता है कि नियम कानून बनाना, संसद में के द्वारा बिल लाना, पारित कराना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। राज्यसभा अपर सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। वहां बिल लाया जाता है, बिल पारित होता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव का काम होता है और एग्जीक्यूटिव में आता है प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो प्रशासनिक पावर होता है, सुपर पावर कह सकते हो, ठीक है, सेक्रेटरी लेवल का, उसमें आता है। और इनका काम होता है एग्जीक्यूटिव का काम, मतलब यानी कि कार्यपालिका काम होता है कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियम का पालन कराना। तो सरकार इस पर अपना जो भी नियम लाती है, चाहे बजट पास करना हो, उस पर चर्चा करना हो, कोई बिल ले, अभी हाल ही में वक्फ पर बिल लेके आया, राज्यसभा लोकसभा में पास हुआ, एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, पास हुआ, माननीय प्रेसिडेंट जो हैं उनके पास गया, बिल सिग्नेटरी हुआ, उसमें उनका असिस्टेंट मिला, सहमति मिली और वो बिल अब कानून बन गया। अब ठीक है, कार्यपालिका विधायिका का काम फिनिश। अब समझना, उसी में बहुत सारे लोग इस बिल को, इस विधेयक को जो वक्फ बिल में पास हुआ है जमीन को लेकर, अब मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, क्योंकि 25 से लेकर 28 तक जो रिलीजियस पावर दिया गया है उसमें यह कहा जा रहा है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी, अच्छा वक्फ क्या होता है, वक्फ होता है कि दान में मिली हुई प्रॉपर्टी, मगर इसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि अब ये लोग किसी भी प्रॉपर्टी को अपना बोल दे रहे थे कि ये मेरा है। जैसे अब इलाहाबाद की बात किया जाए, जो अपना इलाहाबाद का आजाद पार्क है, यहाँ ये भी, इसका भी इन्होंने बकायदा बोर्ड लगाया है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो एक चिंता का विषय था, वक्फ की प्रॉपर्टी भारतीय रेलवे, भारतीय सेना, उसके बाद तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वाला बोर्ड था और इसी को रेगुलेट करने के लिए विधायिका ने बिल लाया, बिल पारित हुआ और
एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट ने अपना सहमति दी। कुछ लोग इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब यहां पर जुडिशरी का काम है, न्यायपालिका का काम है इस बिल को, इस विधेयक को अवलोकन करना, समीक्षा करना कि क्या ये जो इनके राइट्स हैं जो रिलीजियस के, कहीं उसके खिलाफ तो नहीं है। यदि कुछ ऐसा पाया गया और नहीं पाया गया तो खारिज कर दिया गया, कुछ पाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना जो भी दखलंदाजी करना होगा करेगा। तो इस सेपरेशन ऑफ पावर होता है, कार्यपालिका का अपना अलग काम होता है, विधायिका का अलग काम होता है और सुप्रीम कोर्ट का अपना अलग काम होता है। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है विधायिका के द्वारा बनाए हुए कानूनों की समीक्षा करना। यदि उसमें किसी प्रकार का फंडामेंटल राइट्स वगैरह से लेकर कुछ भी मतलब जो रिलीजियस धर्म के अधिकार या कुछ भी मिला हो, अगर उसके खिलाफ ओवर कम लग रहा है, उस पर सफर करते हुए दिख रहा है, पास करते हुए दिख रहा है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट उस लाए गए बिल को नल वाइड कर सकती है। क्लियर? तो लगातार इसी पर तो हम मुद्दे पे आते हैं। ये तो था सेपरेशन ऑफ पावर की बात, ठीक है। तो आर्यन रवि साहब ने मतलब तमिलनाडु की सरकार ने 10 बिल लेके आए हैं और उस बिल पर किसी प्रकार कोई अपना कोई निर्णय नहीं दिया, और जब निर्णय नहीं दिया तो वहां की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चलती रही और सुनवाई के बाद 11 अप्रैल 2025 को आया कि राज्यपाल को 3 महीने के अंदर अपना सहमति देनी होगी, या तो बिल को पास करें या तो पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दें। और इसके लिए जैसे ही एक हड़कंप और मची, पूरा सुनना ध्यान से, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया और उसमें भी मेंशन कर दिया जो नियम राज्यपाल पर लागू होगा वही नियम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर लागू होगा। इससे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियतावाद, भाई सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, न्यायपालिका का अपना अलग काम है, विधायिका का अलग काम है और एग्जीक्यूटिव का अपना अलग काम है, मगर कहीं ना कहीं अब टकराहट की स्थिति बन रही है विधायिका और न्यायपालिका में, क्योंकि नियम बनाने का काम होता है विधायिका का, मगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि देखा जाए तो जो राज्यपाल होता है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, इस संवैधानिक का प्रमुख पद होता है राज्य में, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र में प्रेसिडेंट संवैधानिक प्रमुख होता है। किंतु अपने जो संविधान है वहां पर मेन पावर बॉडी है वो है राज्य की बात किया जाए तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद, जो नियम लाएगी, जो विधेयक लाएगी, आपका काम है उस पर अपना सहमति देना, राज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, क्योंकि जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनकर आई है, जनता ने चुनकर भेजा है। इसलिए जो संविधान में भी यही कहा गया है, आपका काम केवल है उस सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना। किंतु यहाँ पर जो राज्यपाल महोदय हैं कहीं ना कहीं अपना काम भूल गए हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पृष्ठभूमि, इसकी विवाद का जड़ क्या है। भारत एक संवैधानिक, ठीक है, देखते हैं, भारत एक संवैधानिक ढांचे पर आधारित है। ठीक है भाई, अगर भारत का संवैधानिक ढांचा क्या है भारत का, भारत राज्यों का राज्य है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग भूमिकाएं और अलग शक्तियां हैं, राज्य की अपनी अलग शक्तियां हैं, ठीक है,
और केंद्र की अपनी अलग शक्तियां हैं। राज्यपाल जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। परंतु यह राज्य की जनता द्वारा चुनी गई सरकार की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होता है। इस बात पर ध्यान देना। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सरकार द्वारा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और सरकार द्वारा चुनी हुई जो जनता द्वारा चुनी जाती है उसके द्वारा मिलकर काम करना ही होगा। जब केंद्र और राज्य अलग अलग राजनीतिक दल सत्तारूढ़ होते हैं तो टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कहीं बीजेपी नहीं है, और जहां जहां बीजेपी की सरकार है केंद्र और राज्य में, वो स्मूथली स्मूथली चल रही है। वहां ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, वहां कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। प्रमुख हालिया विवाद तमिलनाडु 2024। राज्यपाल आर एन रवि ने कई विधेयकों को जानबूझकर लंबित रखा। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र 2022 में देखो कितने हैं। तमिलनाडु 2024 आर एन रवि ने लगभग वहां पर अपना जो बिल थे उस पर कुंडली मार के बैठे और सुप्रीम कोर्ट का फाइनली वर्डिक्ट। और एक सबसे बड़ी बात है इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने उन 10 बिलों को पारित मान लिया है। यही यही प्रॉब्लम हो रही, क्या यही टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है केंद्र और राज्य के बीच, क्योंकि विधेयक को पारित करना और ना पारित होना कार्यपालिक ये विधायक का काम है। और जो 10 के 10 बिल थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया कि 10 के 10 बिल पास हो गए, तथास्तु। ये आने वाला डिबेटेबल होने वाला है, इस पे लगातार चर्चाएं होंगी और ये बड़ा डिस्प्यूट मुद्दा होने वाला है, इस पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बिना बहुमत परीक्षण के शिंदे गुट को सरकार बनाने को न्योता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहराया। क्लियर। दिल्ली बनाम उपराज्यपाल 2023 का मामला था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि दिल्ली सरकार को प्रशासनिक अधिकार है और उपराज्यपाल सिर्फ सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं। क्लियर। ठीक है, ये मामला था। जब अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, मैंने बता ही दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है, जल्दी जल्दी पढ़ दिया जाए, कुछ मतलब बचा नहीं इसमें, क्योंकि हो ही चुका है ये सब। तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट सीजीआई डी वाई चंचूड़ की अध्यक्षता में संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते हुए मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, इस पे ध्यान देना। मुख्य बिंदु है, सॉरी, राज्यपाल विधेयक को अनिश्चित तक लंबित नहीं रख सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल विधेयकों पर शीघ्र निर्णय लेना होगा, या तो मंजूरी दे, या तो राष्ट्रपति के पास भेजें, या पुनर्विचार के लिए लौटाएं। मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, राज्यपालों को विधेयक पर शीघ्र निर्णय लेना, ठीक ये होगा। यदि विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो राष्ट्रपति को भी 3 महीने के अंदर निर्णय लेना होगा। मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही मेंशन कर दिया, पहले मैंने बता दिया है, इस पर ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं। आप लोग पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखा है, जो मैंने बोला है वो इसमें लिखा है। ठीक है, पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो जैसी प्रक्रिया असंवैधानिक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो जैसी प्रक्रिया असंवैधानिक है। ठीक है, यदि कोई विधेयक पुनः विधानसभा द्वारा पारित होता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजना संविधान का उल्लंघन होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये बात समझने वाली है। आप जब भी पेपर देंगे ये आएगा वहां पर, और एक शानदार क्वेश्चन बनेगा। यदि कोई विधेयक पुनः विधानसभा द्वारा पारित होता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजना संविधान का उल्लंघन होगा। ठीक है, कि तो क्योंकि यह होता है कि जब कोई विधेयक पुनः विचार के लिए भेजा जाता है, और चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो,
पुनः उस बिल को पारित करती है, पारित करने के बाद फिर भेजा जाता है तो उसे पास ही मान लिया जाता है। इसीलिए इसमें मेंशन किया गया है कि पुनः राष्ट्रपति के पास भेजना संवैधानिक का उल्लंघन होगा। ये बात समझने का प्रयास करें आप लोग। सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां क्या-क्या थी, इसको देख लेते हैं। राज्यपाल राज्य की निर्वाचित सरकार की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है, न कि अपनी इच्छा से। किसने कहा? मुख्य डीवाई चंद्रचूड़। ये मेंशन करना पड़ेगा, ये कोड वाकई शानदार है। ये कोड जब भी आप कोई बड़ा पेपर देंगे उसमें डालेंगे तो उसमें हो सकता है अच्छे नंबर मिल जाए। ठीक है, राज्यपाल राज्य की निर्वाचित सरकार की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं, अपनी इच्छा पर कुछ नहीं। ठीक है, राज्यपाल का पद एक निष्पक्ष संवैधानिक मध्यस्थ का होना चाहिए, ना कि राजनीतिक एजेंट का। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसे भी हाईलाइट कर देना। और निर्णय का प्रभाव क्या रहा, तो निर्णय का प्रभाव देख लेते हैं। यह निर्णय भारत के संघीय ढांचे की रक्षा करता है। यह जो निर्णय आया है, यह निर्णय संघीय संघीय ढांचे की रक्षा करता है, क्योंकि भारत राज्यों का राज्य है। यूटी राज्य, ठीक है, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रशासनिक प्रशासन अपना राज्य करता है। तो आई होप ये पूरा मामला समझ में आया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। जय हिंद साथियों। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, छोटों को प्यार, बड़ों का सम्मान और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार प्रदर्शित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद साथियों।